दोस्तों इस पर आपका स्वागत है और आज 15 मई दिन शुक्रवार सुबह की ताजा तरीन और बेहद जरूरी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर है। दोस्तों आज की वीडियो में बड़ी खबर निकल कर आ रही है प्रवासी मजदूरों और गरीबों को लेकर। सरकार ने किए हैं कुछ बड़े ऐलान, बताएंगे आपको पूरी बात विस्तार से। और एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कोरोना वायरस को लेकर। जी हां दोस्तों, WHO ने कोरोना को ना खत्म होने वाली बीमारी बताया है। और दोस्तों अब सेना में गरीब मजदूर होंगे सीधे भर्ती, इसे लेकर भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और साथ में ही विजय माल्या को अब भारत लाने से कोई नहीं रोक सकता, इसे लेकर भी एक बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। और चीन ने 12,000 मिसाइलों का मुंह इस देश की ओर कर दिया है, जानेंगे पूरी बात को विस्तार से। और साथ में ही मौसम विभाग ने जारी कर दिया है अलर्ट। जी हां दोस्तों, इन सभी खबरों की जानकारी आपको विस्तार से मिलने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए कुछ बड़े ऐलान किए हैं, उनको विस्तार से समझ लेते हैं। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में गरीब, छोटे किसानों और प्रवासी मजदूरों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। इस दौरान उन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए मुफ्त राशन का भी ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि जो लोग गैर कार्ड धारक हैं उन्हें प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो चना प्रति परिवार दिया जाएगा। यह राशन मजदूरों को अगले 2 महीने तक दिया जाएगा। इसी के साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि लगभग 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को इससे लाभ मिलेगा। इस पर 3,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने बताया कि इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि जो लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में नहीं आते या जिन्हें राज्यों का राशन कार्ड नहीं मिल पाता, वैसे ही मजदूरों के लिए ये प्रावधान किए गए हैं। वित्त मंत्री की ओर से बताया गया है कि राशन बांटने में तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए उन्हें वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का ऐलान किया है। इसके तहत राशन कार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से के हो, किसी भी राज्य के हो, वो कहीं से भी राशन ले सकते हैं। इसी के साथ वित्त मंत्री ने बेघरों को भी मुफ्त खाना खिलाने का ऐलान किया है। इसके अलावा राज्यों को राज्य आपदा प्रबंधन कोष के खर्च की इजाजत दी गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों को 11,000 करोड़ रुपए SDRF को मजबूत करने के लिए दिए हैं। इससे शेल्टर बनाए गए हैं जिसमें 3 समय का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर सरकार के द्वारा काफी बढ़िया और बड़ी घोषणाएं करी गई हैं, जिससे सभी गरीब परिवारों और प्रवासी मजदूरों का भला होने वाला है। लेकिन अभी देखने वाली बात यह होगी कि ये जो ऐलान किए गए हैं ये जमीनी स्तर पर कब से काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि योजनाएं तो लगातार चलती आ रही हैं। राज्य सरकार भी लगातार दावे कर रही है, केंद्र सरकार भी लगातार दावे कर रही है, लेकिन फिर भी जो जमीनी स्तर से जो तस्वीरें निकल कर आ रही है वो बहुत ही शोचनीय और दुखदायी है। क्योंकि यहां पर ज्यादातर प्रवासी मजदूरों का कहना है कि उन्हें जब राज्य में खाना नहीं मिल रहा है तो इसलिए ही उन्हें मजबूरन अपने राज्य में जाना पड़ रहा है। अगर वो राज्य उनके खाने का प्रबंध कर दे तो उनको जाने की कहीं भी जरूरत ना पड़े। यहीं पर दोस्तों अगली खबर एक बैड न्यूज की तरह निकल कर आ रही है कि WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस एक ऐसी डिसीज हो सकता है कि जिसका इलाज तो मिल जाए लेकिन वो पूरी तरीके से खत्म ना हो पाए। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आकर अब तक दुनिया में 2,97,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं संक्रमित लोगों की संख्या जो है वो लगभग 44 लाख के करीब पहुंच गई है। एशियाई और लैटिन अमेरिकी देशों में भी वायरस का प्रसार तेजी से बढ़ रहा है। भारत जैसे देश में विशेषज्ञों ने आने वाले दिनों में संक्रमण का प्रसार तेजी से बढ़ने की आशंका जताई है। कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए दवाई या वैक्सीन को लेकर कई जगह काम चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस नतीजा नहीं निकला है। BBC के साथ विशेष बातचीत में WHO के एक विशेष दूत डेविड नाबारो ने कहा है कि लोगों तक वैक्सीन पहुंचने में 2.5 साल तक का समय लग सकता है। इसी बीच WHO ने कहा है कि यह वायरस HIV की तरह इंसानी दुनिया का हिस्सा बनकर रह सकता है। WHO की ओर से आए इस बयान ने कई चिंताओं और सवालों को जन्म दिया है। इमरजेंसी चीफ माइकल रायन कहते हैं कि हमें इसे लेकर स्पष्ट और तैयार रहने की जरूरत है। संभव है कि कोरोना वायरस हमारे बीच क्षेत्र विशेष का एक अन्य वायरस बन जाए और कभी नहीं जाए। मुझे लगता है कि इसे लेकर कोई वादा नहीं किया जा सकता। यह कब खत्म होगा इसकी कोई तारीख नहीं है। यह बीमारी हम लोगों के लिए लंबी अवधि का संकट बन सकती है।
इसी के बीच दोस्तों अगली खबर जो निकल कर आ रही है कि लोग बागों की बेरोजगारी को देखते हुए अब एक नया विचार सामने आ रहा है कि आम लोगों को 3 साल के लिए सेना में भर्ती का प्रस्ताव पारित किया गया है। भारतीय सेना पेशावर युवाओं समेत आम नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में अधिकारी के रूप में और विविध क्षेत्र में अन्य स्तरों पर भर्ती के लिए एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। शीर्ष सैन्य सूत्रों ने बताया कि सेना 7 साल की अल्प अवधि के लिए अर्धसैनिक बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से भी जवानों को भर्ती करने पर विचार कर रही है। इसके बाद वे अपनी मूल बल में लौट सकेंगे। सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो यह स्वैच्छिक भागीदारी वाली प्रक्रिया होगी। चयन मानदंडों में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। परियोजना के परीक्षण के शुरुआत में 100 अधिकारियों और 1000 जवानों की भर्ती पर विचार चल रहा है। इसी के बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है विजय माल्या को लेकर कि विजय माल्या को अब भारत आने से कोई नहीं रोक सकता। केवल 28 दिन है विजय माल्या के पास और 28 दिन के बाद आपको विजय माल्या भारत में देखने को मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, विजय माल्या को भारत लाए जाने का रास्ता करीब करीब बिल्कुल साफ हो गया है। प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी वाली विजय माल्या की याचिका यूके हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। इसके साथ ही उसे अगले 28 दिनों में भारत लाने के लिए सरकार के लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। जी हां दोस्तों, लंदन स्थित सूत्रों के अनुसार ब्रिटेन में माल्या के लिए सारे कानून विकल्प खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी वह ब्रिटिश गृह मंत्री प्रीति पटेल के ऑफिस में दस्तक दे सकता है, जिनके पास उसे भारत प्रत्यर्पित किए जाने पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है चीन से। जी हां, चीन ने 12,000 मिसाइलों का मुंह इस देश की तरफ मोड़ दिया है और संकेत दिए हैं कि वो एक युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। जी हां दोस्तों, चीनी अखबार वैन वेइपो ने चीन का वार कैलेंडर छापा है, जिसमें बताया गया है कि चीन अगले 50 सालों में किन किन देशों से जंग लड़ेगा। इस आर्टिकल में सिलसिलेवार ढंग से 6 जंगों की भविष्यवाणी की गई है, जिसमें साल 2020 का खास महत्व है, क्योंकि इस अखबार के मुताबिक पहली वॉर इसी साल लड़ी जानी है। चीन के वॉर कैलेंडर का आधार 19वीं सदी के मध्य लड़ा गया अफीम युद्ध है। पहला युद्ध 1839 से 42 तक चला और दूसरा युद्ध 1956 से 60 तक चला और दोनों ही जंगों में ब्रिटेन ने चीन को बुरी तरह से हराया है। इसके बाद अगले 100 सालों तक चीन रोंदा जाता रहा है, जिसे चीन के लोग अपमान के 100 वर्ष कहते हैं। जी हां दोस्तों, एबीपी न्यूज के मुताबिक एक नई जानकारी सामने आने के बाद कुछ सवाल आज चीन के सामने खड़े हैं। चीन ने किसके खिलाफ 12,000 मिसाइलें तैनात कर रखी है? चीन किसे डराने के लिए लगातार सैन्य अभ्यास कर रहा है? इस साल किस देश की वायुसेना में चीन 6 बार जबरदस्ती घुस गया है? चीन पर नजर रखने वाली जानकारों को लगता है कि कोरोना महामारी के बीच चीन का पहला वार उसके एक पड़ोसी देश पर हो सकता है, जो उसके आकार और ताकत में कहीं नहीं ठहरता। वो देश है दोस्तों ताइवान। तो ये ताइवान ही है जिसकी तरफ चीन ने 12,000 मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। इन न्यूज आर्टिकल के अनुसार अगर ये दावा सही निकल पाता है तो यहां पर चीन के ऊपर एक और सवाल खड़ा हो जाएगा कि कोरोना वायरस को क्या चीन जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है? क्या कोरोना वायरस चीन के द्वारा एक जैविक हथियार तो नहीं बनाया गया है? इन सवालों का कटघरे में भी चीन खड़ा हो सकता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने मौसम समाचार की तरफ कि अगले 24 घंटे में मौसम विभाग की तरफ से क्या जानकारी निकल कर आ रही है। तो मौसम विभाग बोल रहा है कि अगले 24 घंटे के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं पर जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्टिस्तान और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पंजाब के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। उत्तराखंड और लद्दाख में भी हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर थोड़ी तेज बारिश भी हो सकती है। यहीं पर केरल, आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्से, मराठवाड़ा, दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसी के साथ अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। दक्षिणी अंडमान सागर और इससे सटे बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी मध्य हिस्सों में समुद्र में हलचल बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ प्रमुख समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।